हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रितु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वृत्त। वैसे तो मैं क्लास 10th में चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूं और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से 9th के बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। और बाकी का अगर आप डिटेल इंट्रोडक्शन इसका देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्लास 10th का जो सर्कल का वीडियो है आप उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर वृत्त होता क्या है। सर्कल क्या होता है कि जब हम एक पॉइंट को कांस्टेंट लेते हुए किसी दूसरे पॉइंट जो जिससे कि इसका डिस्टेंस कुछ होगा, कुछ सेंटीमीटर मीटर, अगर हम इस पॉइंट को मूव करें और इस पॉइंट को कांस्टेंट रखें तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा या बिंदुपथ होगा वो ही हमारा सर्कल कहलाएगा। सिंपल, हमें एक पॉइंट को कांस्टेंट रखना है और एक पॉइंट को मूव कराते जाना है। तो ये जो पॉइंट हमारा मूव करेगा वो जो रास्ता बनाएगा उसी को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर या केंद्र बिंदु कहते हैं। सेंटर या फिर केंद्र बिंदु कहते हैं। जो पाथ इस पॉइंट ने कवर करा है पूरा, इस पाथ को हम सर्कल का, वृत्त का परिधि या परिमाप कहते हैं। परिधि, वैसे सर्कल के केस में परिधि हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश में इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इस पॉइंट से कांस्टेंट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। हिंदी में हम इसे त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कांस्टेंट है, इससे हम अगर सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ये सभी ही सर्कल की रेडियस कहलाएंगे। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियसेस हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, दूसरा होगा कि सर्कल में अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है और वो सेंटर से होके जा रही हो, ऐसी जो लाइन होती है वो कहलाती है सर्कल का डायामीटर। डायामीटर या व्यास। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होके जाए वो सर्कल का क्या कहलाती है? व्यास या डायामीटर कहलाती है। दूसरी चीज़ें, सर्कल जो है हमारा वो एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर है मतलब 2D फिगर है, उसे हम छू के महसूस करके नहीं देख सकते, उसको बस हम किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ये पूरा प्लेन सरफेस था, ये मेरा जो बोर्ड है पूरा प्लेन सरफेस है, इसमें मैंने जब एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इस सर्कल ने इस पूरे बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो वो पार्ट जो इस सर्कल के अंदर होगा और दूसरा पार्ट वो जो इस सर्कल के बाहर होगा। तो जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको हम बहिर्भाग हिंदी में कहते हैं। हिंदी में हम इसे एक्सटीरियर कहते हैं सर्कल का। और अंदर वाला जो भाग होगा, यानी कि ये पूरा जो भाग होगा इसका, इसको हम बोलते हैं अभ्यंतर और इंग्लिश में इंटीरियर। ठीक है, और ये दोनों पार्ट हमारे डिवाइड कहाँ से हुए हैं? डिवाइड हुए हैं दोनों सर्कमफ्रेंस से। ये जो पूरा हमारा बाउंड्री का जो नाप है वो है हमारा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, फिर अब इसके बाद इसमें आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले। फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यही, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ जाता है सर्कमफ्रेंस का या फिर परिधि का। ये फॉर्मूला होता है 2πr। तीसरा आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल का या फिर क्षेत्रफल। ये होगा आपके पास πr²। ये सिंपल फार्मूलाज हैं जो आपको क्लास 9th में ये सिंपल फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी आपको याद रखने। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके पास 10th में भी है और फिर 10th में इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्ड। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है? जब हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, सर्कल की परिधि पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो लाइन हमें मिलती है वो सर्कल की कॉर्ड या फिर जीवा कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया तो ये क्या है? वृत्त की एक जीवा है। ये जो लाइन है ये वृत्त की एक जीवा है, यानी कि वृत्त का एक कॉर्ड है सर्कल का। तो इसी तरह से हम इसमें बहुत सारी जीवाएँ खींच सकते हैं और इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो ही वृत्त का व्यास कहलाएगी। व्यास यानी कि डायामीटर। तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायामीटर।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आता है इसमें आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं चाप। तो आर्क क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट बस इतना डिस्टेंस ले लूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा आर्क। यानी कि सर्कल के मैं किसी भी छोटे से भाग को अगर कट कर दूँ यहाँ से यहाँ, तो ये एक आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ एक आर्क हो गया। तो ये सब क्या है, छोटे 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 सर्कल में आर्क है। तो सर्कल इनफाइनाइट आर्क से ही मिलकर बना होता है, तो ये इनको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक, अब जब हम, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, मैंने यहाँ से दो रेडियसेस को मिला दिया, तो ये जो पार्ट हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर या फिर त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब दो त्रिज्याओं से मिला हुआ भाग, सिंपल। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है हमारा होता है त्रिज्यखंड। अब क्योंकि ये पार्ट छोटा है और बाकी जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं वैसे लघु त्रिज्यखंड यानी कि माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो पार्ट बचा ये हो जाता है हमारा मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ये तो था हमारा। अगर मैं सर्कल की कोई कॉर्ड ले लूँ तो ये कॉर्ड भी क्या कर रही है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ये ऊपर वाला, एक पार्ट ये नीचे वाला। तो जो ये नीचे वाला छोटा जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त का एक भाग है, इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, तो ये वृत्तखंड है। इसको त्रिज्यखंड बोला क्योंकि त्रिज्याओं से मिलकर बना है। वृत्तखंड है क्योंकि सिंपल वृत्त का एक पार्ट है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेगमेंट। अब क्योंकि ये छोटा पार्ट है और एक सेगमेंट ये ऊपर वाला भी है, तो जो ऊपर वाला होगा ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट और नीचे वाला हमारा हो जाएगा क्या, माइनर सेगमेंट। ठीक, इस यानी कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये तो था सर्कल का छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसमें थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं और सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और उन थ्योरम्स को प्रूफ करने के बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है इससे रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज 1, 2, 3 लगभग 2-3 एक्सरसाइज आपकी इसी से रिलेटेड है जिनको आप आसानी से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो अब हम करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स। ठीक है, थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं। इसमें पहली थ्योरम है हमारे पास, वृत्त की दो समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, इसके हमने कोई दो जीवाएँ ले ली, दो कॉर्ड्स ले ली जो कि आपस में इक्वल है, इसको हमने बोल दिया AB, इसको हमने बोल दिया CD। अगर ये दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, ये सेंटर है सर्कल का, तो ये जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे, इस कॉर्ड ने बनाया ये एंगल और इस कॉर्ड ने बनाया ये एंगल। सेंटर को हम ओरिजिन या केंद्र बिंदु बोलते हैं जनरली, तो ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे आप कोई भी किसी भी लेटर से डिनोट करिए, दैट डजंट इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यह कि वृत्त की दो समान लंबाई की जीवाएं, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें दिया हुआ क्या है, AB = CD है। और प्रूफ क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपने एंगल AOB = एंगल COD, यानी कि दिस एंगल = दिस एंगल। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल थ्योरम है। इसमें देखिए आपने पहले ट्रायंगल पढ़ा होगा, इससे पहले जो चैप्टर है आपका त्रिभुज वाला, उसमें क्या है आपने कुछ उसके लिए कुछ रूल्स पढ़े होंगे कॉन्ग्रेंसी के लिए। कॉन्ग्रेंसी के लिए उसमें रूल्स थे आपके पास, साइड एंगल साइड या एंगल है ना, तो ये रूल्स होते हैं आपके पास मेनली। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है, तो सिंपली हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे और फिर CPCT से हम यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम बोल देंगे कि एंगल AOB = एंगल COD है। तो सिंपली मैं लूँगी त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, पहली चीज़ तो हमें गिवन ही था AB = CD। दूसरी चीज़ देखिए AO = मैं क्या ले सकती हूँ, CO। क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि AOB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और COB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से मैं लिख सकती हूँ BO = DO, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो मेरे पास सिंपल किससे, साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए।
ठीक है, जब दोनों त्रिभुज मेरे पास सर्वांग सम हो गए तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे? CPCT से, है ना, या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था, और इस प्रूफ को आप ध्यान भी रखेंगे क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, कि अगर दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो वो जो सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड करेंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। अब सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 है आपके पास, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो आपको प्रूफ करना है कि जीवाएं भी बराबर होती। तो सिंपल है, अब की बार उसने क्या बोल दिया कि ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की जीवा है। अब की बार उसने क्वेश्चन में दे दिया, थ्योरम में दे दिया कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, सिंपल। अब उसने दिया हुआ ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD होगा। ठीक है, अब की बार दिया क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। वैसे ऐसा आप खुद भी कर सकते थे। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें AB इज इक्वल टू CD। तो सिंपल देखिए, बल्कि से आप होमवर्क में करिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे AO इज इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि क्या है दोनों, या AO इज इक्वल टू CO लिख लीजिए, दोनों क्या है सर्कल की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद आप लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है। और तीसरा आप लिखोगे OB इज इक्वल टू OD, जैसे सेम हमने उस क्वेश्चन में करा था, वो भी क्या है त्रिज्या है। तो अब की बार साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल थी, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको ये आप होमवर्क में प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक स्टेटमेंट और आ जाती है, एक थ्योरम ही है वो भी, कि अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये कोई कॉर्ड है, तो अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें, सेंटर से मिलाने वाली जो रेखा होती है कॉर्ड को, वो जनरली परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर हम ये जो परपेंडिकुलर होता है, एक तो ये परपेंडिकुलर होता है, एक स्टेटमेंट तो ये है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, तो इस पे जो है परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा AD इज इक्वल टू DB। और दूसरा क्या है, एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल ODA। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, क्या कि अगर केंद्र से हम जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा क्या कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दो समझे आपको ध्यान रखनी है। तो सर्कल के क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक दो स्टेटमेंट्स को और देख लेते हैं। इसमें है वृत्त की किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दो गुना होता है। इसमें इसका मतलब है कि अगर ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी कोई जीवा है, ये जीवा को आप ऐसे दिखा दीजिए, चलिए, और ये वृत्त का सेंटर है। तो अगर हम ये सेंटर पर लें एंगल, एक एंगल हमारा ये बन गया, और दूसरा एंगल हम ये लें, शेष वृत्त पे हम कहीं पे भी ले सकते हैं उस एंगल को। मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये AB है, ये O है, ये P है, सपोज दैट, है ना। तो जो हमारा एंगल होगा AOB, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, दुगना होगा एंगल APB का। ठीक है, कहीं पे भी मैं कोण अंतरित कर सकती थी, मैं ऐसे भी बना सकती थी इसको, ये। ठीक है, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल डबल होगा, बाकी पूरे सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बन जाए उसका, बस शर्त यह है कि सेम कॉर्ड से वो एंगल बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेम कॉर्ड का मतलब है कि जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है उसमें एक ये जो नीचे वाली साइड है ये कॉमन होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको Q बोल देती तो इसी तरह से एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाता ट्वाइस ऑफ एंगल AQB का। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एक ही वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोण
बराबर होते हैं। यानी कि अगर हमारा ये सर्कल है तो ये जो वृत्तखंड है इसका, ये वृत्तखंड है, तो अगर ये एंगल बना रहा है वृत्त पे कहीं भी, तो जितने भी एंगल बन रहे हैं हमारे ये सब आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि क्या बन रहा है, एक ही वृत्तखंड के द्वारा बने हुए एंगल है ये। ठीक है, अगर हम इसको ए बी बोल देते हैं, इसको पी क्यू आर, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए आर बी। ठीक है, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इस चीज़ को हम देखिए यहाँ से भी प्रूफ कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, ए ओ बी बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी के, फिर ए ओ बी बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी के, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। यहाँ से हम लिख सकते थे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी एक और चीज़, वृत्त के व्यास द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, ये सेंटर है, तो ये जो भी एंगल बनाएगा कहीं पे भी सर्कल में, सब 90 डिग्री के होंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सब एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अगर हम ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज बनाए जिसके चारों जो पॉइंट हैं ए बी सी डी वो क्या हो, सर्कल की परिधि पे स्थित हो, तो ऐसा जो चतुर्भुज हमारा बनता है उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है, ये जो अंदर हमारा ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्या है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसका एक गुण होता है, इसका गुण क्या होता है कि इसमें जो सम्मुख कोण होता है आमने सामने वाले, उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आइए अब सर्कल के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका फिगर बना लेंगे हम। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है जिसकी है 3 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, क्योंकि उसने बोला था दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद अब देखिए इसी तरह से कर सकते हैं अगर वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हो, क्योंकि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई याद कीजिए। इन दोनों वृत्तों की एक ऐसी जीवा होगी जो दोनों में कॉमन होगी, तो कॉमन कौन सी जीवा होगी, ये वाली। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, इसकी यहाँ से कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल टाइप का हमारे पास बन गया है। अगर हम इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बन जाएगा। हमें लेंथ निकालनी है ए बी इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। ठीक है, तो सेंटर से कॉर्ड पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, है ना। इस तरह से है ना, ऐसे कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है, सेंटर कॉर्ड पे ये एंगल जो बनाएगा कितना होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से ये जो दूसरा सर्कल है इसका ये सेंटर है और इधर कॉर्ड है, तो ये भी यहाँ से इधर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, मुझे लगता है इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पूरी लेंथ थी हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्योंकि दो ट्रायंगल बन चुके हैं AOC और ACD, तो हम क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर को, इस OC को हम मान लेंगे x, तो CD बनेगा कितना, 4 - x, क्योंकि टोटल दोनों को ऐड करके कितना आना है, 4 आना है
हम इन दोनों को जोड़ दें तो 4 मिल जाएगा। तो हमने ओ सी को x ले लिया, तो सी डी हमने क्या बचेगा हमारे पास, माना ओ सी इज इक्वल टू एक्स है, ओ डी इज इक्वल टू कितना था, 4 था। अब ओ डी को हम क्या लिख सकते थे, ओ सी प्लस सी डी बराबर 4। अब ओ सी की वैल्यू हमने रख दी x प्लस सी डी इज इक्वल टू 4, तो सी डी इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हो गया 4 माइनस एक्स और ये वाला डिस्टेंस हो गया x। अब हम लेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एंगल 90 डिग्री है तो ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ स्क्वायर। ठीक है, ओ सी की वैल्यू है x, ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए ओ की वैल्यू है 5, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से हम ले लेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें भी हम क्या करेंगे, ए सी डी में इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारे पास हमें पता नहीं है, सी डी की वैल्यू है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं हम। समीकरण 1 बराबर 2 रखने पर, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 8x, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 को हम इधर लाएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 8x। 25 में से 9 गए 16 और ये वाला 16 भी इधर आ जाएगा, प्लस का 16 इज इक्वल टू 8x। यहाँ से हमें मिल जाएगा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 8x, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। अगर x की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a b की, तो हम पहले a c की वैल्यू निकाल देंगे। a c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 3 आएगा। अब ये जो था, ये केंद्र से जो लंब डला था, इस जीवा को समद्विभाजित करना चाहिए था, यानी कि इतना जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, आपके पास दोनों कितने हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी प्लस सी बी, यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इस फिगर में हमें निकालनी है ए डी सी की वैल्यू, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए डी सी जब भी आपके पास फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले एंगल वाले जो होंगे तो आपको देखना होगा कि वो एंगल बना हुआ कैसे है, मतलब वो किसी एक जीवा से बना हुआ है या वृत्तखंड से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए, ये जो एंगल है हमारा ए डी सी, इसकी जो साइड्स हैं ये हो गई ए और सी। ठीक है, फिर ये जो हमारा एंगल जो हमें गिवन है ए ओ सी, अगर हम एंगल ए ओ सी की वैल्यू इसमें निकाल दें, यहीं पे मैं इसे कर दूंगी, एंगल ए ओ सी, यानी कि ये पूरा एंगल जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30, है ना, 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी क्या है हमारा, 90 डिग्री, और ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो ये अगर 90 डिग्री है और ये इसकी साइड्स भी ए सी है, ए ओ सी में साइड्स ए सी हैं और ए डी सी में भी साइड्स ए डी हैं, यानी कि एक ही जीवा से या एक ही वृत्तखंड से बने हुए एंगल हैं। तो ये यहाँ पे अगर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, वो एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। ये मैंने अभी आपको स्टेटमेंट ये समझाया था। तो यानी ये जो एंगल होगा ए डी सी हमारा, ये क्या होगा, इस एंगल का आधा होगा। तो सिंपल हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 45। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 45। और यहाँ पे हम कारण भी लिख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड द्वारा या एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
शेष वृत्त पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, आपको इस फिगर में फाइंड करना है एंगल BDC। देखिए BDC आपको, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अब ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों BC से ही बने हुए हैं, यानी कि एक ही जीवा से बने हुए हैं। तो जितनी इस एंगल की वैल्यू होगी उतनी ही इस एंगल की वैल्यू होगी। इस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम इस ट्रायंगल को देखें सिंपल, तो ये है 69 और ये एंगल है 31। तो ये हम निकाल सकते हैं 69 + 31 प्लस, अगर हम इसको x ले लें, 69 + 31 + x = 180 आ जाएगा। वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वही इसकी BDC की भी वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि एक ही जीवा द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आप लोग होमवर्क में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एंगल BAC, यानी कि ये वाला एंगल। अब ये जो एंगल है ये भी क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो ये खुद ही मिल जाएगा हमें। अब देखिए हमें गिवन है ये एंगल है 130 का। ठीक है, अब BD क्या है? एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे बना हुआ अगर ये पूरा एंगल देखें हम, कितना होना चाहिए? ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। उसमें से नीचे वाला 130 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 50। अब हम कर देंगे ट्रायंगल DEC में, ये है 50, ये है 20, यानी कि 70 हो गया। तो ये एंगल कितना बचेगा? 110। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 110। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। थोड़ा लॉजिक आपको लगाना होगा। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझना है, पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।